हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था, है ना, और कैसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन जनरल फॉर्मेट में ए आई जे इस तरीके से सिंबॉलिकली लिखा जाता है ना। और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे मुझे ऑर्डर लिखना है कि वो किस ऑर्डर का है, एन क्रॉस एम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा नोटेशन है। यहाँ पे जो ए आई जे लिखा हुआ है, ये आई जे किसी तरीके से या तो डिफाइन होगा, ठीक है। ये जो ए आई जे है ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। या तो आपको ए आई जे ऑलरेडी वो डिफाइन करके मैट्रिक्स बना के दे देगा, या नहीं देगा तो ए आई जे निकालने का वो कुछ ना कुछ मेथड आपको लिख के देगा कि इस तरीके से आप एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। और ये क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है एन क्रॉस एम में, ठीक है। तो ऑर्डर में हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ठीक है। तो ये एन क्या बताता है, रोज को बताता है, और ये हमारे पास कॉलम्स को बताता है, ठीक है। तो रोज और कॉलम हमारा डिफाइन होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स में आप कितने भी एलिमेंट पुट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, एन इंटू एम का मल्टीप्लीकेशन होता है। जब ऑर्डर बोला जाएगा तो ऑर्डर हमें पढ़ना इस तरीके से एन क्रॉस एम करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर मुझे ए मैट्रिक्स बनाना है कोई एक, तो ए मैट्रिक्स ले लिया, सबसे पहले मुझे ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं 2 क्रॉस 3 का ले रहा हूं, ठीक है। 2 क्रॉस 3 का अगर मैं एक 2 क्रॉस 3 का मैं अगर एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुझे 2 क्रॉस 3 लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। 2 रोज और 3 कॉलम, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने अवेलेबल होंगे हमारे पास, 6 प्लेसेस, ठीक है। 6 प्लेसेस में मुझे 2 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, और दूसरे में 3। तो ये टोटल 6 प्लेसेस हमारे पास इस तरीके से आ गए। 2 रोज है इसलिए मैंने 2 रोज बनाए हैं, ठीक है। और 3 यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम, तो ये देखो मैंने 3 कॉलम बनाए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6 प्लेसेस डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इसी की जगह पे यहाँ पे मान लो कि कुछ एलिमेंट्स लिखा हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22 और A23, है ना। तो ये A11, A12, A13 ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसके जगह पे कुछ भी वो डाल सकता है, या तो वो नंबर डाल सकता है या फिर वो कोई फंक्शन डाल सकता है ना। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर मान लो वो नंबर डाल देता है, तो नंबर कुछ भी वो मैट्रिक्स बना कर दे सकता है। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ 2 3 1 0 2 1, है ना। तो ये भी क्या है, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू किसके इक्वल है, A11 की वैल्यू 3 के इक्वल है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सारे एलिमेंट्स का लोकेशन निकाल सकते हो। A11 यहाँ पे निकालने का मेथड नहीं दिया हुआ, इसने ऑलरेडी एलिमेंट डिफाइन करके दे दिए, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि A11 ये 3 कैसे आया, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होगा। तो या तो आपको मैट्रिक्स इस फॉर्मेट का दिया होगा, या नहीं तो आपने स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को खुद से फाइंड कर सकते हो, है ना। तो इसके बेसिस पे आपका ये एलिमेंट फॉर्म होता है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि कैसे ये चीज क्रिएट होता है। तो एक बार अगर हम मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर सीख गए कि मैट्रिक्स हमारा किस तरीके का बनने वाला है ना, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखते हैं कि मैट्रिसेस कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये सिमिलरली उसी तरीके से है जैसे एक मैट्रिक्स का क्या बनता है, मैट्रिक्स का अपना एक स्पेस बनता है ना। जैसे हमारे पास नंबर्स का एक सिस्टम बनता है, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था, या बचपन में जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो सबसे पहले आपने नंबर्स को लिखना सीखा था, है ना, कि कैसे हम उसको लिखते हैं। एक बार नंबर को लिखना सीख गए, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को देखे थे कि कौन कौन से टाइप्स का नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को समझ गए कि कौन कौन सा नंबर होता है। उसके बाद हमने उस नंबर में ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट किए थे कि हम इस नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि हमने देखा कि मैट्रिक्स जो है वो कैसे लिखना होता है ना। तो एक बार हम लोगों ने ये जितने भी मेथड हमने लिखे, ये सब लिखने का तरीका है मैट्रिक्स को। अब एक बार मैट्रिक्स लिखना सीख गए,
तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स एक्चुअली में होते हैं, है ना, उनका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, तो मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैट्रिसेस के लिए हमें ऑर्डर चाहिए होगा, है कि नहीं, और उसके अंदर हम एलिमेंट कौन कौन सा पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप आपको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, है ना, कॉलम से आपको समझ में आ रहा है कि कॉलम किस तरीके से होता है, इस तरीके से वर्टिकली हम लोग काउंट करते हैं ना। और क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ऑर्डर होना बहुत जरूरी है ना। मैट्रिक्स जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का कहने का मतलब, ये नाम से आपको फील आ रहा होगा कि एक कॉलम का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक कॉलम शेप का बन रहा होगा, क्लियर है। अब कॉलम शेप का बनने के लिए क्या होगा, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज said to be column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column। ठीक है, एक कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, रोज कितने होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम दोनों हमें चाहिए, तो इसने कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन किया। उसने बोला कि कॉलम मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, रो कितने हो सकते हैं, रो कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना रहा हूं इस टाइप का 2 3 1 4। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर में रोज कितने हैं, तो रोज देखो 1 2 3 4, कितने रोज है, 4 रोज है। और कॉलम कितने हैं, वर्टिकली लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहा है सब, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप से। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4x1। क्योंकि कॉलम एक ही है इसलिए ये आपको एक वर्टिकल लाइन की तरह ये चीज दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसको सिर्फ इसको इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। नाम से ये चीज आपको क्लियर हो रहा है। वैसे अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स बनाऊं 2 3 0, कोई भी एलिमेंट आप चूज कर सकते हो, मतलब कि आपको क्वेश्चन में एलिमेंट्स बना मैट्रिक्स बना के दिया रहेगा। अगर मैट्रिक्स इस शेप का होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3x1 का हो गया, है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए कॉलम मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें कि इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप का दिखाई देगा, तो हमें दिख रहा है कि मैं मैट्रिक्स इन जनरल ए डिफाइन करता हूं। और मैट्रिक्स इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे फॉर्मेट से लिखते हैं, है ना, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में आप नंबर ऑफ रोज आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो रोज तो मैंने n ले लिया और कॉलम मुझे कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा अगर मुझे कॉलम मैट्रिक्स बनाना है तो। ठीक है, तो अगर आप इसका एलिमेंट का शेप देखोगे तो ये कैसा बन जाएगा, A11 A21 A31, और इसी टाइप से कितने होंगे, n तक जाएगा तो AN1, है ना। तो जो आपका A इन जनरल फॉर्मेट में ये आपका ऐसा मैट्रिक्स दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आपको शेप दिख रहा है कि बस एक ही कॉलम होना चाहिए, क्लियर है, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट में हमारे पास दूसरे टाइप का भी मैट्रिक्स है जिसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको रो मैट्रिक्स का आइडिया समझ में आ गया होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ मैट्रिक्स which has only one rows। ठीक है, ओनली 1 रोज। और कॉलम कितने होंगे इसमें, कॉलम कितने भी आप ले सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। ठीक है, और एक ही रो होगा तो ये मैट्रिक्स आपको किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, एक ही अगर रो होगा तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप से मूव करेगा। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं और यहां पे मैं आपको 2 3 4 1 इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर रोज की बात करोगे तो रोज कितने हैं, देखो एक ही रोज हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। और कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 कॉलम है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 4, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया, सिर्फ आपको ये कॉलम के तरीके से दिख रहा है, ठीक ना। तो रोज वाले में आपका ऐसा शेप बन रहा होगा, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स का शेप कुछ ऐसा बन रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स होंगे, नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम में एलिमेंट होगा। और रोज मैट्रिक्स की बात करें, सॉरी रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो रो मैट्रिक्स में जो आपका मैट्रिक्स दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट होंगे इस टाइप से, ठीक है। तो किसी भी टाइप का आप मैट्रिक्स बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 3 1 ले लूं, तो ये भी हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स ही है, जिसमें रोज कितने हैं 1 और कॉलम कितना है 3, तो 1 क्रॉस 3 आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे हमने इन जनरल फॉर्मेट यहाँ पे लिखा था, ये जो हमारा इन जनरल फॉर्मेट है, इन जनरल मैंने सिंबल के फॉर्म में इस तरीके से लिखा था। अगर मुझे सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इन जनरल रो मैट्रिक्स किस टाइप से दिखाई पड़ेगा, ए आई जे, है ना। और नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 1, और कॉलम कितना होगा m, ठीक है। m ले लेते हैं, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आपका एलिमेंट किस तरीके से दिखाई देगा, फर्स्ट A11 A12 A13 और इसी टाइप से A1n तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप का इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। बस आपको नेम समझना है, ठीक है। बस आपको हमें यहाँ पे नेम समझना है कि कैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मैट्रिसेस होता है वो किस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। और अगर रेक्टेंगुलर शेप का मैट्रिक्स है ना, इन जनरल जो हम करते हैं वो क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं ए, तो वो ए किस ऑर्डर का होता है, एन क्रॉस एम ऑर्डर का होता है, जिसमें एन रोज होते हैं और एम कॉलम होता है। इसलिए आपका ये किस फॉर्मेट का दिखाई पड़ता है, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर शेप में ये बनता है कि नहीं। लेकिन अगर मुझे इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रोज और कॉलम को सेम बनाना होगा, है कि नहीं। रोज और कॉलम को हमें सेम बनाना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns, ठीक है। जिसमें रोज और कॉलम सेम नंबर में हो, यानी अगर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो वो एक स्क्वायर शेप का बनेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं, बोलते हैं। और मैक्सिमम टाइम पे आपको इसी टाइप के मैट्रिसेस को पढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी आपको इन जनरल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम टाइम पे मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मान लो अगर मुझे 2 क्रॉस 2 का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर 2 क्रॉस 2 लिख दूं, तो ये 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट है, और इस 4 एलिमेंट के जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है ना। तो 2 3 0 1 मैंने एक एलिमेंट फिल कर दिया, है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिख रहा है ना। अगर रोज या कॉलम सेम नहीं होगा तो ये स्क्वायर शेप का नहीं दिखेगा, क्लियर है। वैसे ही मैं अगर ये ले लूं, इस टाइप से एलिमेंट को मैं अगर ऑर्गेनाइज कर देता हूं, इस टाइप से अगर मैं एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर देता हूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना होगा, ये 3 क्रॉस 3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी शेप का आप डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल अगर हम बात करें, फिर से वही चीज, तो इन जनरल आप स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे, तो इन जनरल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे ए आई जे एलिमेंट होगा, और इसका ऑर्डर हम किस तरीके से लिखेंगे, ऑर्डर इसका
n क्रॉस n ऑर्डर का लिखना हो। रोज और कॉलम हमने क्या किया, दोनों का सेम बना दिया, है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये हमारे पास रोज और कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और चीज इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ये चीजें डिफाइन होती है, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डायगोनल्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, डायगोनल्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी और ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या किसी भी और ऑर्डर का होगा, तो उस सारे मैट्रिक्स का हम डायगोनल डिफाइन नहीं करते हैं। डायगोनल सिर्फ किसका डिफाइन होगा, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप उसका डायगोनल डिफाइन करते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स चूज कर लेता हूँ, है ना, मैट्रिक्स में चूज कर लेता हूँ 5 4 1, इस टाइप से मैंने एक मैट्रिक्स लिया। तो क्या ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसका डायगोनल क्या होगा, है ना, तो डायगोनल हम किसको बोलते हैं, तो डायगोनल हमेशा इस वाले, ये देखो क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप का है, तो आपको ये इस टाइप का एक डायगोनल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। क्लियर है, इन सारे पोजीशन पे जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। डायगोनल आपका यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। डायगोनल सिर्फ हम किसको बोल रहे हैं, इस लाइन पे, और स्क्वायर का डायगोनल आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, टॉप से, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, तो जितने भी एलिमेंट इस पे आ रहे हैं वो सब इसके क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स कहलाएंगे। क्लियर है, क्या कहलाएंगे, डायगोनल्स कहलाएंगे। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि इस मैट्रिक्स के डायगोनल्स एलिमेंट क्या है ना, इस मैट्रिक्स के डायगोनल्स एलिमेंट क्या है, तो डायगोनल्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्या बोल सकते हैं, 2 हो सकता है, 2 होगा और 1 होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले डायगोनल पे देखो यही 3 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। तो डायगोनल के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि यही वाला जो एलिमेंट आता है यही सिर्फ डायगोनल कहलाता है ना। ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ यही मेरा डायगोनल कहलाएगा। क्लियर है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल अगर आपके पास मैट्रिक्स है, जैसे मैं ले लेता हूं A11 A12 A13 और A1n, ठीक है, A21 A22 A2n, और ऐसे ही मैं, अब बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने बनाया यहाँ पे मैंने ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है। और इसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट्स देखोगे तो फिर से क्या आएगा, यही वाला एलिमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A11 A22 A33, और ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, कहां तक आएगा, ANN तक आएगा, है ना। तो इस डायगोनल पे जितने भी, इस वाले पार्ट पे जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायगोनल्स एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है। और इसी में एक और डायगोनल एलिमेंट के बेसिस पे ही एक और टर्म डिफाइन होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे शायद बुक में लिखा हुआ है तो देखना आप, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रेस निकालने के लिए बोला जाए, ट्रेस, ठीक है, तो ट्रेस क्या हो गया, तो ट्रेस हमेशा किसका निकलेगा, मैट्रिक्स का निकलेगा। और ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए हमारा, ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रेस निकलता है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट से ही ट्रेस डिफाइन होता है। तो अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स चूज कर लेता हूं, ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया मेरे पास, है कि नहीं। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए, है ना, ये क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ, सम ऑफ ऑल दी, सम ऑफ ऑल दी
डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट है उन सब का सम क्या कहलाएगा, ट्रेस, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर मुझे इन जनरल फॉर्मेट में अगर ट्रेस डिफाइन करना है तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू ANN। ठीक है, अगर 2x2 का होगा तो A11 A22 का सम हो जाएगा, 3x3 का होगा तो ये इस पूरे का सम हो जाएगा, और n ऑर्डर का है तो आपको उसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, यहां से अगर आपको पूछा जाए कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ क्या लिखेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है, इन सबको ऐड कर देना है आपको, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, एलिमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जो भी है उसको साइन के साथ आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है, तो ये आपके पास डायगोनल्स मैट्रिक्स हो गए, और डायगोनल्स मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, और स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पे हम डायगोनल को डिफाइन कर रहे हैं, और डायगोनल से ही रिलेटेड है हमारा ट्रेस। ठीक है, तो ट्रेस बोला जाए तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देना है, और डायगोनल कैसे डिफाइन होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो आपको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप पे आते हैं। फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स है जिसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। तो डायगोनल मैट्रिसेस हम किसको बोलेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ड डायगोनल आ चुका है, और हमने ये चीज अभी डिस्कस की थी कि डायगोनल सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है कि नहीं। तो अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पहले क्रिएट करना होगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, अ मैट्रिक्स, और कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल निकलेगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be, a square matrix is said to be diagonal matrix, a square matrix is said to be diagonal matrix if its नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, जो एलिमेंट डायगोनल पे नहीं है। ठीक है, इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कब बोलेंगे, जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। इन जनरल क्या होता है, A11, है ना, और अगर सिर्फ डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होगा, इस टाइप से A11 A22 A33 A44। ठीक है, यहाँ पे मैं 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, ये सारे एलिमेंट मेरे पास डायगोनल के एलिमेंट हो गए। ठीक है, 4x4 का हम ले रहे हैं तो हमारे पास टोटल प्लेसेस कितने होंगे, फर्स्ट रो में 4 होंगे, सेकेंड रो में 4 होंगे, थर्ड रो में 4 होंगे, और फोर्थ रो में 4 होंगे, नहीं है। तो ये देखो टोटल 16 एलिमेंट का हमारे पास स्पेस बन चुका है, मैट्रिक्स बन चुका है। अब मुझे अगर बताना है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बताना है इसको कि इस मैट्रिक्स में, है ना, अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि इस मैट्रिक्स में इसका डायगोनल एलिमेंट्स हम इसको कब बोलेंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, डायगोनल को छोड़ के। तो डायगोनल को छोड़ के क्या बच रहा है, ये सारे एलिमेंट बच रहे हैं, और ये नीचे वाला सारा एलिमेंट बच रहा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मेरे जीरो होने चाहिए। ठीक है, यानी ये जो प्लेसेस हमारे पास डिफाइन किया हुआ है, इन सारे प्लेसेस पे हमारे पास एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, जीरो जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, तो यहां पे जो आपको एलिमेंट दिखाई देगा ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, नहीं है। तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है,
जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक ए मैट्रिक्स बनाता हूं, यहां पे देखो 2 0 0 1, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के ही एलिमेंट हमारे पास हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। वैसे ही अगर मैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाता हूं इस टाइप से 2 0 0 0 1 0 0 0 2, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट है। देखो इसमें डायगोनल पे ही एलिमेंट है, बाकी किसी और प्लेस पे कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी सारा एलिमेंट क्या है? 0 है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा इन जनरल फॉर्मेट में, है ना? तो एक मैट्रिक्स होगा ए, और ये ए आई जे फॉर्मेट का होगा, है कि नहीं? ये क्या होगा? ए आई जे फॉर्मेट का होगा, और इसका एक ऑर्डर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन का होगा। ठीक है, तो क्या हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, हमें ए आई जे को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमने ए आई जे को डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ए आई जे इस केस के लिए कैसे डिफाइन होगा? तो ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? ए आई जे की वैल्यू 0 होगी। कब? जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में हमने ये चीज लिखा। आई नॉट इक्वल टू जे मतलब क्या हो गया? कि जब आई और जे इक्वल नहीं हो। आई और जे इक्वल नहीं होने का मतलब क्या हो गया? कि अगर मैंने आई की वैल्यू 1 ले ली तो जे की वैल्यू मुझे 1 नहीं लेनी है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई और आई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 1 लिया तो जे की वैल्यू हमने 2 ले लिया, है ना? तो ए 1 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो ए 1 2 की वैल्यू 0 है, ए 1 3 0 है, ए 2 1 0 है ना? तो जहां जहां पे आई और जे इक्वल होगा, आई और जे कहां पे इक्वल होता है? सिर्फ डायगोनल पे ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? हमारे 0 होने चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? हमारा 0 होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, जिसको हम बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन होता है? स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन होता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, और डायगोनल मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन होता है? डायगोनल के लिए। तो हम यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक्चुअली में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट पीछे वाले एग्जांपल में जो डायगोनल मैट्रिक्स बनाया था, एक यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते थे? डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये मेरा 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है हमारे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अगर मुझे स्केलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना है, तो ये डायगोनल पे जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे भी मेरे पास 2 होता और यहाँ पे भी मेरे पास 2 होता, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता? ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो गए? डायगोनल, सारे एलिमेंट इक्वल हो गए। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन अगर मैं इसको और स्पेसिफिक आंसर करूं तो ये कौन सा मैट्रिक्स, इसको हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, सारे इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो इक्वल है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरा एक मैट्रिक्स बनाता हूं बी अगर मैं लेता हूं 4x4 का ले लेता हूं। ठीक है, 4x4 का मैं एक मैट्रिक्स चूज कर रहा हूं, और यहां पे मान लो मैंने यहां पे √2 ले लिया। ठीक है, 0। तो यहां पे देखो डायगोनल्स के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, सेम है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन और स्पेसिफिक अगर हम इसको आंसर करें तो ये कौन सा मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं होगा तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली है ही, है ना। तो उस केस में भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बस स्पेशल केस यहाँ पे ये है कि सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या है, हमारे इक्वल है। ठीक है, और इसी में एक और डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स ही है। लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास सेम आ रहे थे, यहां पे डायगोनल्स के एलिमेंट को आपको 1 रखना है। ठीक है, डायगोनल्स के सारे एलिमेंट आपके 1 होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, एक टाइप का स्केलर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are equal to 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। वो तो डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन ही है ना। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है कि नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका किस टाइप का दिखाई पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको डिफाइन करना है तो जैसे मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, 1 0 0 1। तो डायगोनल के एलिमेंट देखो क्या है, डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट है कि नहीं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, क्लियर है। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इक्वल है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। और डायगोनल के एलिमेंट्स क्योंकि इक्वल टू 1 है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक नेम और देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर कितने का होगा, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है, इसको हम 2x2 का बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। डायगोनल्स के सारे एलिमेंट देखो 1 1 1 है। आइडेंटिटी मतलब डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 1 ही होने चाहिए। ठीक है, अगर 4x4 का बनाएंगे तो डायगोनल्स के सारे एलिमेंट फिर से 1 1 1 होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इन जनरल फॉर्मेट में डिफाइन करूं, इन जनरल फॉर्मेट में ए मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइन होगा, ए आई जे। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो n×n का। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में हमें ए आई जे पे क्या डेफिनेशन देना पड़ेगा, ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जब आई और जे आपस में इक्वल हो, और ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जब आई की वैल्यू जे की इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मेट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप समझ पा रहे हो तो कोई अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप मैट्रिक्स को देख के तो एटलीस्ट बता ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा
तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डायगोनल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डायगोनल डिफाइन कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से आप डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो, है कि नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इसी से हम स्केलर मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, है ना, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसी से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये चीजें एप्लीकेबल होती है, ठीक है। बाकी विदाउट और किसी केस में कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो, ठीक है। तो ये सारे मैट्रिक्स किसके लिए डिफाइन है, सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जितने भी डेफिनेशन है मैट्रिक्स के, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। बाकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसमें भी मैट्रिक्स तो है ही, तो प्रॉपर्टी उसकी सेम उसी तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन ये कुछ स्पेशल केस हो जाता है जहां पे रोज एंड कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो हम इस तरीके से 2-3 मैट्रिक्स और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइप का एक मैट्रिक्स है, लास्ट टाइप में एक और मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जीरो मैट्रिसेस, ठीक है। जीरो मैट्रिसेस आपको नेम से ही ये क्लियर हो रहा होगा। जीरो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, जिसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो, अ मैट्रिक्स whose all elements are जीरो, ठीक है। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो 2x2 में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, और चारों एलिमेंट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2x2 का क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या स्क्वायर होना जरूरी है, नहीं, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। यहां पे देखो ये किस ऑर्डर का है, ये 2x3 ऑर्डर का है ना, 2 रोज है और 3 कॉलम है, लेकिन सारा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक चीज आपको यहां पे भी और ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप एबीसी से डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल आई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे तो हमेशा उसको आई से डिफाइन करना, बुक्स वगैरह में भी आपको आई ही मेंशन रहेगा, ठीक है। और क्योंकि आई मेंशन होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया बाय डिफॉल्ट, डायगोनल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 1 1 1 हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, ठीक है। यहां पे हमें ऑर्डर इसका डिफाइन करना होगा, तो ये किस ऑर्डर का होगा, इसको हम आई 2x2 बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये आई किस ऑर्डर का हो जाएगा, 3x3 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सिंपली इस तरीके से भी सिंबल आप इसको लिख सकते हो, I2 भी लिख सकते हो, ठीक है। I2 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का मतलब क्या हो गया कि ये 2x2 का है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज और कॉलम सेम होंगे। तो कभी कभी बुक में वो रोज और कॉलम नहीं बताता है, सिंपली वो बोल देता है कि ये I2 है, तो I2 का मतलब हमें यही समझना है कि 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसको बताना होगा तो इसको डायरेक्टली वो क्या लिख सकता है, I3 लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, I3x3 ही है ना। बस रोज एंड कॉलम ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि ये डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो इस तरीके से आपके पास इतने टाइप के मैट्रिसेस हो गए। कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स है, रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर आप स्केलर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक और आपके पास मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स,
ठीक है। इन जनरल जीरो मैट्रिक्स के लिए ये इसका एक पर्टिकुलर नोटेशन है, जीरो मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। ठीक है, तो अब बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा ये कैपिटल ओ करके। ठीक है, तो कैपिटल ओ मतलब क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर डिफाइन किया हुआ रहेगा, तो n क्रॉस m हमें चूज कर लेना है। ठीक है, जिस जिस ऑर्डर का भी वो दिया हुआ है तो वहां से आप इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये सारा यही इतने टाइप के ही आपके पास मैट्रिक्स है, और इसी के बारे में आपको सही तरीके से पता होना चाहिए किस किस टाइप का मैट्रिक्स होता है और क्या होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, एक और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, बस आपको ये समझना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि मैट्रिक्स जब आप डिफाइन करते हो तो क्या होता है, मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है ना, और उसी ऑर्डर में वो डिफाइन होता है। यानी अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स ए का यहाँ पे मैंने एलिमेंट 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया और ये 4 ले लिया। ठीक है, मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं और यहाँ पे मैं एलिमेंट सेम रखता हूं, लेकिन मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, 1 3 4। तो अगर आप एलिमेंट्स के टर्म में बात करोगे तो दोनों में देखो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे भी जो ये मैट्रिक्स ए बना है ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है, और बी जो मैट्रिक्स है ये भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स से ही बना है। लेकिन क्या फिर भी हम इन दोनों एलिमेंट को क्या इन दोनों मैट्रिसेस को क्या हम इक्वल बोल सकते हैं? क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन में देखा था कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि नहीं। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है तो क्या होना चाहिए कि इस प्लेस पे जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट आपका इसी प्लेस पे होना चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स के 1 1 प्लेस पे जो एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स के 1 1 एलिमेंट 1 1 प्लेस पे भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, है ना। और अगर एक पोजीशन पे भी एलिमेंट डिफरेंट हो जाता है तो वो दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ना। तो यहां पे मैं एक डिफाइन करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, दो मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल अगर आप बोला है आपको चेक करने के लिए, तो आप क्या चेक करोगे? हम चेक करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स के 2 2 एलिमेंट की बात करूं तो यहां पे भी 2 2 एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स में है उतने ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में भी होने चाहिए, है कि नहीं। यानी एलिमेंट्स कहां से डिसाइड होता है? ऑर्डर से डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो डेफिनेशन बोलता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए एंड बी, आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, फर्स्ट पॉइंट, दो मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल चेक करना है तो पहला चीज आप क्या चेक करोगे कि दोनों क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्योंकि अगर एक में 4 एलिमेंट है और एक में 8 एलिमेंट है तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है ना। तो फर्स्ट थिंग क्या होगा कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, यानी दोनों में अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये मैट्रिक्स भी मेरा 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे ही हम डिसाइड नहीं करेंगे, दूसरा कंडीशन भी हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए, लेकिन उस पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, है ना। तो सेकंड लिखते हैं ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, each element of matrix A
must be same as the corresponding एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, क्या क्या मतलब हो गया कि यहां पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया कि जिस पोजीशन पे यहां पे एलिमेंट है सेम उसी पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं A11 पोजीशन की बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पे A11 पे कौन सा एलिमेंट है 1 है, और यहाँ पे A11 पे कौन सा एलिमेंट है 2 है। तो पहला एलिमेंट पहले इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच करना चाहिए, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मैच करना चाहिए, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट के साथ। ठीक है, सारे कुछ मैच होना चाहिए, कोई भी एक पोजीशन भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, है कि नहीं। दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स हम यहां पे बोलते हैं। जैसे अगर मैं ए मैट्रिक्स ये ले लेता हूं 3 2 0 1, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मैं बी ले लूं 3 2 0 1, तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम ए इक्वल टू यहां पे हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी यहां पे लिखना सही है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, और इस पोजीशन का नाम क्या है 1 1, है ना। इस पोजीशन का नाम क्या है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है 3, यहां पे भी देखो 1 1 पे 3 है, 1 2 पे 2 है, 1 2 पे 2 है, 1 3 पे 0 है, 1 3 पे 0 है, 1 4 पे 0 है, 1 4 पे 0 है, और दोनों का ऑर्डर भी ऑब्वियसली सेम है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ऑर्डर देख के डिसाइड कर सकते हो कि अगर ऑर्डर ही डिफरेंट है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। यानी अगर फर्स्ट कंडीशन ही इसका वैलिड नहीं रहा, ये वाला कंडीशन अगर वैलिड नहीं रहा, ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो मैट्रिक्स तो इक्वल होगा ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम हो जाता है तो उस केस में आपको हर एक एलिमेंट वाइज आपको चेक करके बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है, और उस केस में आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसने पहले से बोल रखा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A matrix defined as A B C X Y Z, ठीक है, and B matrix is defined as 2 3 0 1 2 4, ठीक है, if A and B are equal then find the value of A B C X Y and Z। ठीक है, तो मान लो कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ, यहां पे हमसे इसने ए बी सी एक्स वाई जेड जो इस वाले में वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और यहां पे इसने कंडीशन क्या बोला है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो हमें चेक करना होगा दोनों का ऑर्डर, तो ये किस ऑर्डर का है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ए मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का है, 3x2 ऑर्डर का है, और बी मैट्रिक्स भी आप देखोगे तो ये किस ऑर्डर का है, 3x2 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट वाइज तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स, ये चीज है, और इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमें यहाँ पे इक्वल प्रूफ नहीं करना है, इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स देखो मैंने ये लिखा, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है ना। तो ए और बी मैट्रिक्स दोनों गिवन था, और ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम इक्वेट करते हैं, है ना, हम बोल रहे हैं कि इक्वल है, तो ऑर्डर तो हमने चेक कर लिया कि ये 3x2 का है और ये 3x2 का है। ठीक है, तो अब हमें ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन कौन सा है, A11, तो A11 पे एलिमेंट कौन सा है, A, और सेकेंड मैट्रिक्स का A11 पे एलिमेंट क्या है, 2, है ना। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि A की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। वैसे ही सेकेंड वाले पोजीशन A12 का एलिमेंट इसके भी 1 2 के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए,
तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंगली आप सारे एलिमेंट को इक्वेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड की कितनी कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे देखो सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई, क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या दिया हुआ था, दोनों एलिमेंट इक्वल दिया हुआ था, क्लियर है। तो दो एलिमेंट, दो सॉरी एलिमेंट नहीं, दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिया हुआ था। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे दे तो पहली कंडीशन तो मुझे ऑर्डर चेक करना है, और ऑर्डर अगर सेम है तो एलिमेंट वाइज आपको क्या करना है, इक्वेट कर देना है, और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी मतलब क्या हो गया कि आपके पास ए ग्रेटर देन का सिंबल हो, दो मैट्रिक्स ए और बी है, ठीक है। इस टाइप के सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना, इस टाइप का सिंबल है, तो इस टाइप का सिंबल आपको मैट्रिक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हो जैसे सेट्स में आपने कहीं पे भी लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं की थी सेट्स में, सेम उसी तरीके से हम मैट्रिसेस में भी इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी आपको इस टाइप का सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिंबल क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि मैट्रिसेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, इस टाइप से एलिमेंट आपस में कलेक्टेड है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल, इस टाइप का सिंबल लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है कि हम किस चीज को ग्रेटर देन या लेस देन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई भी सिंबल वर्क नहीं करता है ना। तो इसलिए आपको कभी भी मैट्रिसेस में इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। तो सिर्फ आपको इक्वालिटी ही प्रूफ करना होता है, या इक्वालिटी आप तो आप चेक कर लो, ठीक है, या इक्वालिटी पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मैट्रिसेस का टाइप अगर वगैरह सब कुछ समझ में आ गया, तो आप एक्सरसाइज 3.1 अब आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्लास में 1 to 5 तक क्वेश्चन करने को मिला था, तो आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप 10-15 मिनट टाइम दोगे तो वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन में यही इक्वालिटी वाला पार्ट है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ वेरिएबल, एक मैट्रिक्स में वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो वो सब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स को लिखना सीखा कि कैसे लिखते हैं और कितने कितने किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, हमने इस चीज को एक ओवरऑल आइडिया लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे नंबर के केस में हमने देखा था कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, सेम चीज हम यहाँ पे भी सोचेंगे और देखेंगे कि क्या हम मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझते हैं, जो हमारे पास चार बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं और कौन कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बाय।